जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमाम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपसे ये करनी है कि बांग्लादेश के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया आके बैठ गए हैं 4 दिन के लिए तकरीबन, और कहा जा रहा है कि वो अजीत डोवल से मिलेंगे, जयशंकर से मिलेंगे और पानी के ऊपर बात करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, हसीना वाजिद के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये बड़ी कमज़ोर है और डर के आके बैठ गए हैं, मतलब वो इंडिया के अंदर। और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं सिविलाइजेशन ही खत्म कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तबाह बर्बाद कर दूंगा। और ईरान जो है वो टॉक्स जो हो रही थी उससे बाहर निकल आया। तो ये क्या सिचुएशन दोनों साइड पे है, लेकिन पहले अगर हम शुरू करें जो इंडिया से और बांग्लादेश से, एंड देन वी गो ऑन ईरान एंड उनका एजेंडा तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लाइक ही इज मीटिंग पीपल, बट व्हाट इज ऑन द एजेंडा? वो वाटर का तो मसला तो बहुत ज़माने से है। देखिए, इंडिया हैज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद एवरी कंट्री, लेकिन शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश के साथ सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए। सो वो एक इंडिया बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दे डू नॉट हैव एनी मोर बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स। अब जो डिस्प्यूट्स है, इट इज ओवर वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो वो प्रॉब्लम तो कॉम्प्लेक्स है, और कमर बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम बांग्लादेश को इंडिया से हो रहा है, इंडिया को वो प्रॉब्लम चाइना से हो रहा है। आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले काफ़ी चर्चा हुई थी कि चाइना एक बहुत ही बड़ा डैम बना रहा है जिससे अर्थ की एक्सिस बदल जाएगी। पता है आपको, इतना बड़ा डैम वो बना रहा है कि अर्थ का रोटेशन में असर आ जाएगा उसकी वेट के वजह से वगैरह। सो दैट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन, आई थिंक, ब्रह्मपुत्रा के वाटर्स पर, जो फिर इंडिया से आते हैं बांग्लादेश। तो एट सम पॉइंट दुनिया में, और फिर अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका भी मसला चल रहा है पाकिस्तान के साथ, दैट हैज़ नॉट रिजॉल्व। आज से 5-10 साल पहले एक वेस्ट में एक ट्रेंड निकला था एकेडेमिया में, ये कहना कि द फ्यूचर वॉर्स विल नॉट बी अबाउट ऑयल, दे विल बी अबाउट वाटर कहकर। और स्पेस में भी अब वाटर के ऊपर लड़ाई शुरू होने वाली है। ये जो आर्टेमिस 2 की जो ट्रिप है, इसके बाद चाइना भेज रहा है टू द साउथ ऑफ द मून। जो साउथ सदर्न पोल है मून का, वहां पर पानी है, तो वहां पे भी देयर इज गोइंग टू बी ए जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड चाइना फॉर वाटर। तो पानी इज द, हालांकि हमारा प्लानट इज 75% पानी। आपको पता है इंसान भी 70% पानी होता है। सो इज द प्लानट, वी आर इन सिंक विद द प्लानट। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार आ रही है, कोशिश कर रही है टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, जिस तरह से मॉलडीव ने किया था। एक चीज़ ये हुई है पिछले चंद दिनों में, अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आर्टिकल्स छपे हैं इसको लेकर, कि इंडिया ने इस ऑयल क्राइसिस में श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश की मदद की है। मालदीव्स को क्या किया, दैट आई कुड नॉट फाइंड, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका को तेल जरूर दिया है इंडिया ने। तो ऐसी सूरत में जहाँ इंडिया में भी डिमांड बढ़ सकता है, इंडिया हैज हेल्प देम, सो इट इज़ ए वेरी बिग थिंग कि बांग्लादेश की ऑयल क्राइसिस को इंडिया ने थोड़ा बहुत संभाला है, एंड द सेम विथ श्रीलंका। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि चाइना ने जो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए शुरू में, अब वो कंटिन्यू नहीं कर सक रहा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप एक ही वक्फे में $10 देने के बजाय अगर धीरे धीरे $1-1 देते रहे रोज, तो आप यू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन ए डेली बेसिस। तो चाइना आप देख रहा है इनको, अरे मैं तो तुमको इतने बिलियन दे के बैठा हुआ हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, उस मोड में आ गया है चाइना। एंड इंडिया इज, वी नीड टू गेट देम बैक वाले मोड में, वी हैव टू विन देम बैक। चाइना ने उन पर बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया, वी नीड टू विन देम बैक। एंड आई थिंक दे, जब भी ये मुल्कों में क्राइसिस आती है, फॉर एग्जांपल पिछले साल अक्टूबर नवंबर में श्रीलंका में एक बहुत बड़ा वो आया था, टाइफून वगैरह, हरिकेन। तो चाइना से ज़्यादा मदद इंडिया ने की, $450 million दिए फौरन, इमीडिएटली इंडिया ने मदद की, एंड इंडिया वाज राइट देयर हेल्पिंग।
श्रीलंका। मैं उसके थोड़े दिन बाद गया था ना वहाँ पर, तो मतलब मेरी श्रीलंका की ट्रिप वाज लिमिटेड टू कोलंबो, बिकॉज कहीं और में नहीं जा सका क्योंकि सब तबाह हो गए थे। उनके खूबसूरत ट्रेन राइड वगैरह, ऑल ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डैमेज हुआ पिछले साल। सो श्रीलंका इज इन डीप ट्रबल एंड नीड्स लॉट्स ऑफ हेल्प। की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है बट इट नीड्स हेल्प बिकॉज ऑफ द हरिकेन्स, एंड इंडिया हेल्प मोर देन चाइना। तो इंडिया का ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हैज बीन स्टेपिंग अप, मुझे लगता है कि एक रियलाइजेशन हो गया है दिल्ली में कि हमने बहुत नेग्लेक्ट किया और बहुत बुली कर दिया है, एंड वी आर लूजिंग आवर नेबरहुड टू चाइना, लेट्स विन इट बैक। और ये द इजीएस्ट वे टू विन पीपल बैक इज इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। अगर बंदे को क्राइसिस हो और हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे वक्त जब आपके लिए भी क्राइसिस है, so India is helping them even when India is also facing energy crisis. इंडिया के पास कुछ 30 दिन का है रिजर्व्स, वो उसमें से निकाल कर इनको दे रहे हैं डीजल वगैरह। तो इट इज क्वाइट एन स्मार्ट मूव, राइट। इस वजह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो ढाका में सरकार बैठी हुई है, दे आर सेइंग कि ठीक है, इंडिया इज नॉट होल्डिंग इट अगेंस्ट अस, सो लेट्स गो बैक। एंड मुझे लगता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वैसे ही हो जाएगी जैसा शेख हसीना की थी, कि वी विल ट्राई एंड हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, विद चाइना एंड द यूएस। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लेंगे। तो दैट इज व्हाट यू थिंक, इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वहां ये है। लग रहा है मुझे। तो इट मीन जरा इस पे जरा कमेंट कीजिएगा, जो यूनस की पॉलिसी थी इंडिया के ऊपर, वो तो ये थोड़ी डिफरेंट अब नजर आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? यूनस इतना हार्डलाइनर क्यों थे? या कि आप समझते हैं कि यूनस के ऊपर इंडियंस हार्डलाइनर थे, पर्टिकुलरली इनका मीडिया? और वन मोर थिंग, क्या हसीना को करेंगे, भेजेंगे वापस इंडियंस या नहीं? तो दो तीन चीजें हो गई हैं। एक चीज ये है कि ये सरकार के इलेक्शन होते ही नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। इनफैक्ट वो ट्वीट बहुत दिलचस्प है, आप जाके देखो नरेंद्र मोदी की ट्वीट। ही विश बांग्लादेश टू बिकम ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। पता नहीं किसने वो वर्ड डाल दिया प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इज द ऑपोजिट ऑफ कंजर्वेटिव या। तो एनीवे, तो वो ट्वीट की थी नरेंद्र मोदी ने। तो अगर आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं तो आपको ये सिग्नल मिल गया कि इंडिया की सरकार ने आपकी अब लेजिटिमेसी रिकग्नाइज कर ली, राइट। और इंडिया के तरफ से somebody went, right, इनॉग्रेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट या कोई गए थे टू द इनॉग्रेशन, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई द न्यू प्राइम मिनिस्टर की बांग्लादेश में। सो इंडिया रीच्ड आउट टू देम इमीडिएटली। एक वो चीज हुई है। दूसरी चीज ये है कि आजकल शेख हसीना की बोलती बंद है, ज्यादा आपको सुनने में नहीं आ रहा। सो आई थिंक दैट जब यूनुस वाज इन चार्ज, यूनुस के पास लेजिटिमेसी नहीं थी ना, ही वाज अनइलेक्टेड। और यूनुस बहुत डरा हुआ था कि इंडिया माइट ब्रिंग अबाउट अ रिजिम चेंज। जिस तरह से इंडिया की तरफ से इशारे आ रहे थे, आपको पता है बाद लोग तो जंग का डिमांड कर रहे थे कि आर्मी शुड बी यूज, मिलिट्री शुड बी यूज अगेंस्ट बांग्लादेश, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज हो रहा है, ये हो रहा है वगैरह। अगर आपको याद है तो माहौल बहुत गर्म था। सो आई थिंक कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार थी, दे वर वेरी फ्राइटेंड के ये जो हमने गेन्स लिए हैं बाय रिमूविंग शेख हसीना, इंडिया माइट ट्राई एंड रिवर्स दैट, क्योंकि वो दे वर नॉट अ लेजिटिमेट सरकार। इंडिया अगर अंदर भेज देती ना, कोई कमांडोज वगैरह भेज के यूनुस को उठा के लेके आ जाते, जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, तो कौन क्या कहता, मतलब कि भाई ये तो ही इज नॉट इवन इलेक्टेड लीडर, ये उसको वापस भेज दो स्वीडन जहां से भी आया बोल के। तो अब ये हो गया कि ये तो बाकायदा इलेक्टेड सरकार है ना, ये इलेक्टेड सरकार है, इट हैज लेजिटिमेसी, देयर विल बी इंटरनेशनल ऑपोजिशन एंड कॉन्डेमनेशन अगर इंडिया कोई ऐसी अग्रेसिव हरकत करता है। और करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी भी रेटरिक कम हो गई ना बांग्लादेश से। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत दिन पहले एक छोटी सी किताब आई थी कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन। तो वो गेम थियरी बेस्ड है। तो उसकी थियरी ये है कि
आप जो है सो इंटरनेशनल रिलेशन में वही लोग सरवाइव करते हैं जो टिट फॉर टैट करते हैं, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आपका पहला कदम मेरे तरफ अच्छा है, तो मेरा नेक्स्ट कदम आपके तरफ अच्छा रहेगा। तो नाइस 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 चलते रहेगा, टिट फॉर टैट। यू आर नाइस टू मी, आई एम नाइस टू यू, यू आर नाइस टू मी, आई एम नाइस टू यू। तो रिश्ता बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका पहला कदम इज बैड, जो यूनुस के साथ हुआ, राइट, तो वो बैड 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 हो गया ना टिट फॉर टैट में। सो जो इंडिया टुक द फर्स्ट स्टेप बाय, आई थिंक नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट था, दैट वाज अ गुड स्टेप। वहां पे दे सिग्नल दैट वी वांट टू रीसेट आवर रिलेशनशिप। एंड आई थिंक के बैकडोर काफी चीजें हुई। अब मैं सुना कि आरिफ मोहम्मद खान का नाम सुने होंगे आप, जो गवर्नर थे बिहार के, केरला के भी। तो मैं सुना कि he might be sent as a political ambassador to Bangladesh, which would be very interesting. India sending a Muslim ambassador, not from the, I don't know, अभी तो मैं अफवाहें सुन रहा हूँ, I don't know whether it is confirmed or not, whether it will happen. ये खुद मिनिस्ट्री से ही रेजिस्टेंस होगा, they don't want this door to open ना political ambassadors का। So but I think that India is repairing its relationship with Bangladesh, because ultimately जब बांग्लादेश बना था, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था द डिप्लोमेट में कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर नहीं रह सकता। और इंडिया को जो चैलेंज है चाइना से कि चाइना कैन गिव मोर देन इंडिया कैन गिव, पाकिस्तान हैज दैट चैलेंज विद इंडिया कि India can give more to Bangladesh than Pakistan can give. And I think उसका फायदा इंडिया उठाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन में आज रात खत्म कर दूं, इसको कैसे देखते हैं? क्या है अमेरिका के अंदर मूड? और अब अमेरिका जो है वो नए आइलैंड्स को हिट करेगा, लोगों को कत्ल करेगा। और ख़ास तौर पे आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई सिक्योरिटी काउंसिल में कि रशिया और चाइना ने ये कहा है कि वो उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है जो स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के हवाले से बहरीन लेके आया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल? देखिए, अभी तक 3 रेजोल्यूशंस आए हैं। पहला रेजोल्यूशन पास हो गया बिकॉज रशिया एंड चाइना एब्सटेन्ड एंड यूज्ड जो अल्टरनेटिव प्रपोजल रशिया ने रखा था बहरीन के अलावा, वो अमेरिका ने वीटो कर दिया था। तो एक रेजोल्यूशन अमेरिका ने वीटो किया, एक रेजोल्यूशन चाइना और रशिया वेयर मतलब एब्सटेन किया, तो वो पास हो गया था। शुरू में जो ईरान पे कंडेम किया विदाउट मेंशनिंग यूएस और इजराइल। फिर जो तीसरा रेजोल्यूशन आया वो तो इन तीनों ने, मतलब फ्रांस ने भी वीटो किया, राइट। तो ये जो नया रेजोल्यूशन है, मैंने उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स आए हैं, पिछले 2 ट्वीट्स, दे आर साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक तो गाली गलौज, उस पर टक्कर कार्लसन का जवाब सुने, जो उसने कहा कि तुम ईस्टर के दिन गालियां दे रहे हो, तुम किस किस्म के क्रिश्चियन हो। I mean, इस तरह का उसने बयान दिया। तो लॉट ऑफ पीपल हैव कंडेम्ड फ्रॉम द राइट आल्सो कि बिल्कुल ये, देखिए मुझे पहले तो गुस्सा आया, फिर हंसी भी आई ये सिविलाइजेशन वाला ट्वीट देखकर कि एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि सिविलाइजेशन किस तरफ है कि वो लोग सिविलाइज्ड हैं जिसका सिविलाइजेशन ये तबाह करेंगे। तो दे आर बारबेरियंस ना, यहाँ पे ये हो गए हैं बारबेरियंस सिविलाइजेशन को अटैक करने के लिए। तो द अदर थिंग इज कि दो एक्सप्लेनेशन है। एक तो ही इज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना ये हूँ, लेकिन हम ये मान ही रहे हैं। ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ईरान इज नॉट विलिंग टू सरेंडर। और फिर उसको इस बात का भी एहसास है कि हमारी मिलिट्री इतनी ब्रिलियंट है, जिस तरह से उन्होंने वो पायलट को छुड़ा के लेकर आया है, इट्स लाइक एन अमेजिंग। मतलब अब देखना उस पर कितने फिल्में बनेंगी। पहले हॉलीवुड में बनेंगे, फिर धुरंधर 3 या धुरंधर 4 आएगा विद 5 और 6 गुड सॉन्ग्स, जिसमें ऐसी सिमिलर प्रोजेक्ट होगा। तो
बट जो चीजें इंडियंस ख्वाबों में और फिल्मों में करते हैं, अमेरिकन वो रियल लाइफ में करते हैं जो आप देख रहे हैं। सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके ऊपर इतना लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट ही सेइंग कि इतनी जबरदस्त फौज होते हुए ये क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं। और फिर ये तेल की कीमत बढ़े जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इलेक्शन पे असर होगा। वो बहुत डरा हुआ है कि अगर मैं हार गया तो ये मुझे इम्पीच कर देंगे। अब एक नया डर शुरू हो गया है। ये सारे के सारे वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। दीज आर वॉर क्राइम्स, और ये ऑर्डर कर रहे हैं वॉर क्राइम्स। तो हो सकता कि द नेक्स्ट प्रेसिडेंट कोई हिम्मत वाला आ गया डेमोक्रेट, तो इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। जो ट्रम्प की कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ट्रम्प बच जाए लेकिन द अदर पीपल दे माइट गो आफ्टर देम। तो जैसा कि पैम बॉन्डी को इन्होंने जो फायर किया, पैम बॉन्डी से जो डिमांड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि मेरे पॉलिटिकल दुश्मनों के पीछे जाओ आप। समझ में नहीं आ रहा। देखो पाकिस्तान में इमरान खान को कैसा बंद किया, तुम भी यहाँ पे सारी डेमोक्रेटिक पार्टी को बंद करके जेल में डाल दो। देयर इज नो अपोजिशन। ये चाह रहा है वो नहीं मिल रहा उनको। सो ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, ही फायर्ड। तो एक आपको मैं बता सकता हूँ कि इतना टेंशन है उसके ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, एंड ही थॉट दीज आर गोइंग टू बी इजी विंस। पहले मैं वेनेजुएला कर लूंगा, फिर ईरान कर लूंगा, फिर क्यूबा कर लूंगा, फिर आई विल कम बैक टू रशिया। यू नो, हैट्रिक के बाद हैट्रिक ही नहीं हो रही उसकी। अभी तो क्यूबा की तरफ जा नहीं सक रहा बिकॉज ही स्टक विद ईरान। एंड जितना ईरान में ये फंसेगा उतना मुश्किल हो जाएगा टू गो इनटू क्यूबा। सो ही इज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और उस फ्रस्ट्रेटेड का नतीजा ये हो सकता है कि बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकतें हो सकती है। विच मीन्स कि आज अगर 8 बजे रात को ऑलरेडी दे हैव डन समथिंग वेरी डेंजरस। जो साउथ पार्स पे जो हमला किया है इन्होंने दोबारा, इस बार अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर साउथ पार्स पे हमला किया। कह रहे हैं कि 50% ऑफ दैट पेट्रोकेमिकल प्लांट इनको ने तबाह कर दिया है। और उसका नाम कुछ असूलिए कुछ ऐसा है, जिससे ईरान की 12% पेट्रोलियम निकलता था ईरान का डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। उसके बदले में ईरान ने सऊदी अरेबिया के अल जुबैल पे अटैक किया। राइट। तो ऑलरेडी आप देखिए, मैं देख रहा था, ताजुब मुझे ये हो रहा है कि तेल की कीमत 9 से 10 या 11 हुई है। इट हैजंट गॉन अप और डाउन। ये 2 अटैक्स के बावजूद इट इज लाइक सडनली द मार्केट्स आर नॉट टेकिंग ट्रम्प सीरियसली। राइट। बट अगर ये होते रहा एस्केलेशन, देन तो मुझे लगता है कि आज रात को अगर ईरानियंस के साथ कुछ माहिदा नहीं होता, तो यू आर गोइंग टू हियर कि ट्रम्प इज गोइंग टू टारगेट। ये लिस्ट तो इजरायलीज बना के दिए होंगे उनको, ये ब्रिजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो अमेरिका की शायद आज रात जितने वॉर क्राइम्स होंगे शायद अमेरिका अपनी हिस्ट्री में नहीं किया हो। दे आर गोइंग टू हिट 100 200 एक आध हजार टारगेट्स भी अगर मार दें, आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट एक्सपेक्ट मोर देन कपल ऑफ 100 बिकॉज ही हैज टू शो ऑफ फोर्स। राइट। वो करना जरूरी है। बट वी विल सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि सुबह में ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा टू शो कि हम अभी भी जिंदा है और हमारे कैपेबिलिटीज हैं। सो इफ यू आर कुवैत, इफ यू आर कतर, दुबई, you should be ready for a really massive response from Iran, क्योंकि वो और ईरान, I don't know how the Iranians are thinking about it. Like for example, अगर मुझ पर इस तरह बड़ा हमला हुआ तो सुबह में मैं सोचूंगा कि ठीक है, इजराइल पे जरा मारना मुश्किल है, ये तो इजी सिटिंग डक्स है ना। सबसे आसान टारगेट्स कौन से हैं? लाइक फॉर एग्जांपल एआई, ओपन एआई के टारगेट को जो $30 बिलियन का दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर्स है, उसको धमकी दी है ना, दैट इज द इजीएस्ट टारगेट टू हिट। उसको मार दें, ऐसा कुछ करेगा ईरान। सो यू आर गोइंग टू सी ए मैसिव एस्केलेशन। रॉबर्ट पेप नाम के एक स्कॉलर हैं जो लिंक्डइन पे लिख रहे हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उनका आर्टिकल था, एंड ही इज राइटिंग अ लॉट अबाउट द एस्केलेशन लैडर के बारे में। तो उसकी जो लॉजिक है वो कह रहे हैं कि फंस गए हैं दोनों और एस्केलेट ही होते जा रहा है, कुछ रुक नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाकई एस्केलेशन लैडर में है और फंस गए हैं। और ये
इनको पाकिस्तान और इंडिया से सीखना चाहिए कि हमने कैसे चीज़ों को एस्केलेट किया और फौरन डी एस्केलेट कर लिया और वो तो चीज़ें ट्रम्प का फोन था भाई। आप ट्रम्प की क्रेडिट ना लें आप हमारे प्रेसिडेंट की। उन्होंने फोन करके बड़े बड़े जंगे रुका दी। नहीं, 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 वो ठीक है, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था और उसके बाद फिर वो हमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी संभली। अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता तो ज़ाहिर बात है उसको वो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो दरबार है वो इतना मेंटली रिटार्डेड हो गया है कि पैम बॉन्डी के थोड़े वीडियोस लोगों ने बना के छोड़े। उसने कहा कि हमने 21 मिलियन कुछ वो पकड़े, वो फेंटेनल के टैबलेट्स वगैरह। और वो कह रही है कि इससे ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 250 मिलियन जिंदगियां बचा ली, कह रही है वो। डोनाल्ड ट्रंप हैज सेव 258 मिलियन लाइव्स। अब वो कॉमेडियंस उसको लेकर बोल रहे हैं क्या है क्या है? अगर वो नहीं होता, वो पकड़े नहीं जाते तो क्या पूरा अमेरिका मर जाता? अमेरिका की आबादी 350 मिलियन है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि डोनाल्ड ट्रंप का धीरे धीरे एक बबल बन रहा है उनके अतराफ, जिसमें रियलिटी और फेकरी के बीच में तमीज नहीं हो रहा है उनको। ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। और हर बंदा, समझदार बंदा भी इतनी तारीफ, खसीदे खसीदे। सोचिए आप कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन सीरियस होने के बजाय तारीफें ही चल रही हैं, क्योंकि इट्स ऑन कैमरा। सो व्हेन आर दे हैविंग सीरियस डिस्कशन? ये बताइए मुझे, दिन भर तो ये मतलब या तो टीवी देख रहे हैं या टीवी पे बोल रहे हैं। ये तो है डॉक्टर साहब वैसे आप क्या देखते हैं यहाँ पे? ये तासुर ये है कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं आज रात, या कोई ऐसा कोई वेपन इस्तेमाल करेंगे, क्या कहेंगे? इट विल, अगर अमेरिका न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा, बट अगर कर लेता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, कुछ ऐसी चीज, तो आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही डिस्टिंग्विश इंडियन जनरल से बात कर रहा था, और मैंने उनसे पूछा कि अमेरिका और इजराइल जो दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उन्होंने जो हरकत की है ईरान के ऊपर, क्या इसका नतीजा ये हो सकता कि मेनी कंट्रीज विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग न्यूक्लियर? टर्की सोच रहा होगा कि नेक्स्ट मेरी बारी है, शुड आई गो न्यूक्लियर, शुड आई, इजिप्ट भी सोच रहा होगा, ईरान तो probably will decide to go nuclear अगर ये जंग peacefully resolve नहीं होती with a resolution that Iran likes. So एक तरह से what Donald Trump is going to trigger is the true anarchy जो हम पढ़ते हैं ना international relations. He is going to create a world which is truly anarchical because कोई international laws और norms वगैरह, कोई accountability नहीं है। अमेरिका जो कर रहा है, वो पूरी जंग illegal है by international law। उसके ऊपर वॉर क्राइम्स पे वॉर क्राइम्स दिन ब दिन होते जा रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं खुल कर कि मैं वॉर क्राइम्स करूंगा। सो वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? दिस कंट्रीज मतलब इट हैज बिकम कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम मोरालिटी एंड लॉ। तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू डू दैट, बट अगर वो किया तो देन ऑल बेट्स और लूज की बात हो जाएगी कि देयर विल बी लाइक लॉट्स ऑफ क्रेजी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और खुद अमेरिकन, आई एम ऑलरेडी वेरी डिसअपॉइंटेड कि एंटी वॉर मूवमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है अमेरिका। अच्छा, कि इसकी अभी तक वजह तो ये हो इराक सकती के है, वक्त जंग से पहले वॉर, एंटी वॉर मूवमेंट शुरू हो गया था, अब नहीं हुआ। लेकिन उसकी एक वजह ये हो सकती है कि ट्रम्प ने जो स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को जो पहले डराया था गजा के ऊपर, वो इतना खौफ है और इतना कुछ किया है कि अब ये लोग डर रहे हैं। नहीं, बिकॉज ये इसराइल के लिए है ना जंग। हम्म, वो भी तो खैर इसराइल ही था। वो भी तो हाँ, बट हम्म, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि साइलेंस इज कोल्यूजन, देन द यूएस पॉपुलेशन इज स्टिल कोल्यूडिंग। सारी बात है, लोगों की भी एक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है रेजिस्ट करने की, कितना कर सकते हैं। और हर बंदे ने, मेरा ख्याल है, जो पिछले रिसेंटली जो प्रोटेस्ट भाई हुए हैं मुझे फोन करें, मैं आइडियाज देता हूँ, 3 दिन काम पे ना जाए पूरा मुल्क। इंडिया में तो बंद बार बार होता है, यहाँ पे कभी बंद हुआ ही नहीं।
या सरकार बंद हो जाती है लोग नहीं बंद करते। अगर हम्म, प्राइवेट सेक्टर में लोग 3 दिन के लिए बंद कर दें, सिक लीव ले लें, हम्म, तो दैट विल बी अ मैसेज ना। कितनी सोचिए, अब अमेरिका ठप हो गया, बंद हो गया 3 दिन के लिए, तो द होल वर्ल्ड विल गेट अ बिग स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड ही विल बी फोर्स्ड टू respond to it, there are many things that we can do. डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर ट्रम्प हार जाता है बुरी तरह ये कमिंग इलेक्शंस, तो ये ही कैन बी इम्पीच्ड, डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी? देखिए, इन थियरी अगर सेनेट भी जीत जाती है, कह रहे हैं कि 70-60, अगर आज इलेक्शन हुआ तो डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी इन द कांग्रेस विल बी बाय 60 to 70 सीट्स, इतना वो जीतेंगे। अभी तो 2 है ना, 2 की मेजॉरिटी है रिपब्लिकन की, तो वो 50-60 पीछे हो जाएंगे वो। अब सवाल ये उठता है, द मोस्ट लाइकली टू गो इज द मोस्ट प्रो वॉर बंदा जो है, वो अगर ये जंग ईरान जीत जाता है ना, तो मुझे लगता है कि सेनेटर लिंडजी ग्राहम भी हार जाएंगे साउथ कैरोलिना में। तो अगर सेनेट हारते हैं, देन द डेमोक्रेट्स कैन इम्पीच देम बोथ, डोनाल्ड ट्रंप को और जेडी वांस को, दोनों को इम्पीच करें ताकि स्पीकर बन जाए प्रेसिडेंट। और अगर इनके पास कांग्रेस भी है तो स्पीकर भी इनका होगा, तो यू विल हैव अ रिजीम चेंज इन अमेरिका। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था 1 महीना पहले, यही कहते हुए कि ये जंग से तेहरान में रिजीम चेंज हो ना हो, यहाँ हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता अगर ये रिजीम चेंज इस तरह करते हैं रिपब्लिकन्स को सिंपैथी मिल जाएगी, वो फिर पावर में आ जाएंगे? ये ऐसे ही है, पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज किया इमरान खान पॉपुलर हो गया और ये विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे रिपब्लिकन्स। देखिए, विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे इफ दे एक्सेस अगर कर दे ना, अगर लेट्स से कि दे टेक ओवर दिसंबर में, जैसा कि जो बाइडेन ने जो जो प्रॉमिसेस किए कोई फुलफिल नहीं किए उसने कहा था कि मैं JCPOA रिस्टोर कर दूंगा। जब उसके पास कांग्रेस और सेनेट दोनों थे, he could have gone to the and restored the JCPOA और दूसरी चीजें कर सकता था, उसने वो भी नहीं किया। उस बहुत सारी प्रॉमिसेस की, they didn't deliver, so the public lost it. लेकिन जो अभी सबसे बड़ी क्राइसिस अमेरिका में है, इट्स नॉट फॉरेन पॉलिसी, इट इज क्राइसिस ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अब इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है कि मैं $1.4 ट्रिलियन उसको बजट चाहिए, 1.4 ट्रिलियन फॉर डिफेंस, और वो डिफेंस पे खर्चा बढ़ाने के लिए ही वांट्स टू कट मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल वेलफेयर सिस्टम्स। क्या पागल आदमी है? सो इफ डेमोक्रेट्स कम एंड रिवर्स इट, दे विल विन अगेन। 40 साल तक मेजॉरिटी थी डेमोक्रेट्स की इन द हाउस, पता है आपको? न्यूट गिंगरिच के जमाने में पहली बार रिपब्लिकन्स 40 साल के बाद शायद जीते कांग्रेस द हाउस, रेगन का रेवोल्यूशन। बिकॉज ये क्या होता है, एक पार्टी जब आके सेफ फील करने चली तो वो एक्सेस, अब जैसा कि उसने कहा था कमला हैरिस के, मैं जो प्रिजनर्स हैं उनके जेंडर चेंज ऑपरेशन के पैसे दूंगी। गरीबों को खाने के लिए नहीं है पैसे, जो शरीफ लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए, यूनिवर्सिटी को जाने के लिए पैसे नहीं है, आप क्रिमिनल्स को उन सेक्स चेंज के ऑपरेशन पे पैसे खर्च करेंगे, सोचने की बात है। तो इस तरह जब व्हेन दे गो ऑन द एक्सट्रीम, लड़कियों को लड़कियों की स्पोर्ट्स में दाखला, इस तरह का, दे वर गोइंग एक्सट्रीम, उसके जूते पड़ गए उनको। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद ट्रम्प, ही इज गोइंग एक्सट्रीम। अमेरिका में कहते हैं इनविजिबल पेंडुलम है, which does not allow anybody to go to the extreme। जैसा एक पार्टी इधर जाती है इमीडिएट एडजस्टमेंट हो जाता है, फिर इधर जाती है वो एडजस्ट हो जाता है, इसलिए अमेरिका ठीक ठाक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, ये विक्टर ऑर्बन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इतना हंगरी के अंदर? राइट विंग, मतलब आपको पता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियाज हैं, और वो जो प्रोजेक्ट 2025 के आइडियाज थे जो हेरिटेज फाउंडेशन से वगैरह निकले हैं, उसमें विक्टर ऑर्बान का कंट्रीब्यूशन है। देखिए, ये जो राइट विंग आइडियोलॉजी, जो एक्सट्रीम राइट विंग मैगा की आइडियोलॉजी है, इट हैज बीन टेस्टेड इन हंगरी। हंगरी में टेस्ट किया गया, तो पिछली बार 70% से जीता था वो।
मुझे हैरत हो रही व्हाई देयर इज अ परसेप्शन दैट ही इज गोइंग टू लूज बिग। देखिए अल्टीमेटली आप कल्चर और रिलीजन, और उसने, आपको याद है हंगरी ने बार्ब वायर लगा दिए थे ताकि ये सीरियन और इराकी रेफ्यूजी सीरिया वहाँ नहीं है। वो खुल के बड़े फख्र से कहते हैं पोलैंड और हंगरी के हमारे पास ये इमिग्रेशन क्राइसिस नहीं है जो वेस्ट में है। सो दे आर, ये इनका ख्वाब है कि टू बिकम लाइक दिस यू नो टू हंगरी। तो मुझे लगता है कि if he loses it will be a defeat for Trump, because आपको याद है इलॉन मस्क ने जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ सरकार में था, he was campaigning for AFD in Germany। जेडी वैंस ने भी पॉजिटिव बातें की। जेडी वैंस तो आज हंगरी गया हुआ है टू टू कैंपेन फॉर हिम लिटरली। तो अगर हंगरी गया तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, हंगरी गया तो रशिया की भी काफी हार हो जाएगी, बिकॉज इट्स ब्लॉकिंग ए लॉट ऑफ ईयू के यूनानिमस रेजोल्यूशंस। हंगरी रोका हुआ है। यस, यूक्रेन का बहुत फायदा होगा अगर ये हार गया तो एक बार। वो भी ये सारे उसमें चले देखते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किस हद तक चलता है। और हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अजीब किस्म का सिनेरियो जो है वो बनता जा रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ना कभी थेरिस्ट ने ऐसे सुना होगा, सोचा होगा, ना पॉलिटिशियंस ने, ना किसी और ने। तो भाई मुझे एक थोड़ा एडवर्टाइज करना है। हमने एक शो किया कल कॉल मेक बिहार ग्रेट अगेन। बिहार भारत का एक बहुत ही गरीब स्टेट है, तो उसमें मैंने दो वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट को लेकर आए और वी डिड अ लॉट ऑफ, बहुत हार्ड वर्क किया। डेटा बहुत है, वेरी डेटा इंटेंसिव इकोनॉमिक सेमिनार है वो। तो अगर आप बिहार से हैं, बिहार के देखने में अगर आप जानते हैं बिहार की सरकार में लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें और देखें भी, वरना फिर देन आई विल नॉट। मैंने उस पर 2 हफ्ते काम किए हैं वो शो पर। अगर लोग देख नहीं रहे हैं तो फिर हम ऐसे ही गपशप लगाएंगे जिसको वो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच Thank you प्रोफेसर very डॉक्टर खान much. साहब, लाइए, बहुत शुक्रिया आपका।